नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए घर की देखभाल। जिस दिन मोहिनी बाई के निधन का समाचार मिला, मैं धम से कुर्सी पर बैठ गया। मेरे कान इस खबर को सुनने के लिए कतई तैयार नहीं थे। मैंने मोबाइल को कान से सटा लिया और जोर से बोला, हेलो, वापस कहो, क्या हुआ था उन्हें? उधर से आवाज आई, वह तो ठीक ही थी। अचानक जी घबराया तो उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उनके प्राण नहीं बच पाए। उफ, फोन कट गया था। शायद नेटवर्क की समस्या थी। मृत्यु के कारण जो भी रहे हों, लेकिन मोहिनी बाई अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मोहिनी बाई विधवा थी। मोहिनी बाई गरीब थी। मोहिनी बाई दुर्बल थी। आज से 15 साल पहले जब माँ की जांघ की हड्डी टूट गई थी, मोहिनी बाई हमारे यहाँ एक देवदूत बनकर आई थी। अपने उस छोटे से अंधेरे में लिपटे खिड़की विहीन घर से, जहाँ न बिजली थी, न पानी और न कोई टॉयलेट। मैं उनके घर के अंदर घुसा तो पसीने से नहा गया था। एक छोटी सी रसोई में से लगभग 60 वर्षीय स्त्री निकलकर आई थी, दिनहीन अवस्था में, जिसका रंग गोरा था, लेकिन कांतिहीन चेहरे पर गरीबी और लाचारी का पक्का रंग चढ़ा हुआ था। वह सर पर जो ओढ़नी ओढ़े थी, वह भी बहुत पुरानी और फटी हुई थी। मैंने उन्हें देखकर कहा, मुझे आपके यहाँ प्रिया ने भेजा है। आपको बताया तो होगा कि मेरी माँ बिस्तर पर है, चल फिर नहीं सकती, देख रेख के लिए वहीं रहना होगा। बोलो, मंजूर है आपको? हाँ, मुझे प्रिया ने बताया था आप डॉक्टर हैं। पास के गांव बोराड़ा में आपकी माँ के लिए 24 घंटों के लिए एक सहायिका चाहिए जो वहां रह सके। और क्या बताया प्रिया ने? मैंने पूछा। उसने यह भी बताया कि आपका ननिहाल यहीं सरवाड़ा में है और आपकी पत्नी सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, तथा मुझे माँ की देखभाल करनी होगी। बस। प्रिया ने बताया कि झाड़ू पोछे बर्तन के लिए कोई आती है, लेकिन खाना मैडम ही बनाती है। ठीक बताया प्रिया ने। आपके जिम्मे माता जी का काम ही है। तो फिर क्या सोचा आपने? मुझे सुनकर वह बोली, डॉक्टर साहब, आप देख ही रहे हैं हमारे घर की हालत। मैंने ही प्रिया को कह रखा था कि कोई ऐसा घर हो तो मैं काम करने को तैयार हूँ। दरअसल हमारे हलवाई की दुकान थी, लेकिन पति के जाने के बाद सब कुछ चौपट हो गया। मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन कोई काम धंधा नहीं है इनके पास। मोहिनी बाई ने जितनी मासिक पगार बताई, उस पर मैंने तुरंत सहमति दे दी। मैंने आश्वस्त भी किया, आप कोई चिंता न करें, हम आपको परिवार के सदस्य की तरह ही रखेंगे। खाना पीना बढ़िया खिलाकर आपकी सेहत भी सुधार देंगे। मोहिनी बाई ने हाथ जोड़ दिए, कहा, मैं शाम तक बस से बड़ौदा आ जाऊंगी। रवानगी से पहले मैं ठिठका। कुछ सोचकर मैंने पर्स निकाला और 1000 रुपए निकालकर मोहिनी बाई के हाथ पर रख कर बोला, आप आज अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद कर अपना सारा जरूरी सामान ले आना, क्योंकि बोराड़ा से बार बार यहाँ सरवाड़ा आना संभव नहीं होगा। ठीक है, यह पैसे मेरी पगार में से काट लेना। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये पैसे पगार में से नहीं काटेंगे, इन्हें आपके कपड़ों के लिए मान लेते हैं, जो हम हर वर्ष अलग से देंगे। मैं अपने पदस्थापन स्थान बड़ौदा स्थित अपने क्वार्टर में लौटा तो माँ ने खबर ली कि मैं सरवाड़ा जाकर क्या करके आया हूँ। माँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सरवाड़ा में रहने वाली मोहिनी बाई नाम की 60 वर्षीय नेक नियत वृद्ध स्त्री यहाँ रहने को तैयार हो गई है, जो तुम्हारे पास 24 घंटे सेवा में रहेगी। बहुत भली महिला है, जो विधवा है और गरीब भी। अच्छा बेटा, तब तो मेरी बहू को स्कूल की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ माँ, तुम्हारे पास रात दिन मोहिनी बाई रहेगी तो मन भी लगा रहेगा। कहकर मैं हॉस्पिटल ड्यूटी पर चला गया। शाम की पारी की ड्यूटी कर मैं क्वार्टर में लौटा तब पत्नी ने गेट पर ही कह दिया, मोहिनी बाई आ गई है। गुड।
वेरी गुड, मैं खुश होकर बोला। मैंने देखा रसोई के बाहर रूम में माँ के पलंग के पास मोहिनी बाई बैठी थी। दूसरे पलंग पर बाबूजी मेरी 9 वर्षीय बिटिया के साथ बैठे हुए माँ व मोहिनी बाई को सुन बतला रहे थे। मैं भी उनके बीच आकर बैठ गया। पत्नी रसोई में शाम का भोजन बनाने में जुटी थी, साथ में सबके बीच हो रहे वार्तालाप को भी सुन रही थी। बात बात में माँ का मोहिनी बाई के ससुर की दुकान से हलवाई व ग्राहक का संबंध निकल आया था। माँ ने कहा, अरे तुम्हारे पति रामा जी के पिताजी की जो हलवाई की दुकान थी, वहां से तो मैं जलेबी खरीद कर लाया करती थी। फिर सब लोग हंस पड़े थे और मोहिनी बाई ने माँ को बुआ जी कहना शुरू कर दिया था। माँ को भी अफसोस हुआ कि किस तरह एक खाता पिता घर मोहिनी बाई के पति की लंबी बीमारी व मृत्यु के बाद गरीबी से जूझ रहा था। मुझे खुशी हुई कि मोहिनी बाई परिवार के एक सदस्य की तरह आते ही सबसे घुल मिल गई थी। 80 वर्षीय माँ की जांघ की हड्डी के ऑपरेशन के बावजूद वह चलने फिरने में समर्थ नहीं हो पाई थी। फ्रैक्चर से पूर्व भी अपनी कमर व घुटनों की समस्या से जूझ रही माँ ने फ्रैक्चर के बाद बिस्तर पकड़ा तो वे चलने फिरने में लाचार हो गई थी। इस तरह मोहिनी बाई का घर में आना परिवार, विशेषकर पत्नी के लिए बहुत राहत भरा था। आज बहुत दिनों बाद पत्नी व सभी के चेहरे खिले हुए थे। माँ के अस्थायी रूप से बिस्तर पकड़ लेने के कारण सभी की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई थी। रसोई के बाहर कमरे में बैठे बैठे मैंने अपनी नाक द्वारा जानी परखी खुशबू के आधार पर कहा, लगता है आज जोधपुरी मिर्ची बड़े कोफ्ते बन रहे हैं। पत्नी रसोई से ही बोली, हाँ, आज मोहिनी बाई के स्वागत में मिर्ची बड़े बना रही हूँ, जो माँ को भी बहुत पसंद है। माँ ने खुश होकर कहा, मोहिनी तेरा आना शुभ रहा, जो आज मिर्ची बड़े खाने को मिलेंगे। बिटिया ने कमरे में बैठे बैठे ही कहा, मम्मी मैं पूरी कढ़ी भी खाऊंगी। हाँ, तो वह भी बन रही है ना, बिटिया की मम्मी रसोई के भीतर से ही बोली। पत्नी की रूटीन अब व्यवस्थित हो गई थी। उसने नियमित रूप से स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। इधर माँ भी खुश थी और मोहिनी बाई भी। बाबूजी अब मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना जाने लगे थे। सब लोगों का अपने अपने काम में मन लगने लगा था। मोहिनी बाई ने अपने घर को तो जैसे भुला ही दिया था, किंतु महीने 2 महीने में एक आध बार उनकी बेटियां और बेटे उनसे मिलने आ जाते थे। पत्नी ने एक दिन बताया, मोहिनी बाई से पता चला कि उन्होंने 20,000 का कर्ज ले रखा है, 2 रुपए सैकड़ा मासिक की ब्याज दर पर, जिसका 1 माह का ब्याज भी 400 रुपए होता है। क्या अच्छा नहीं हो जो हम उनका ब्याज चुकता कर दें, ताकि उनका ब्याज तो बच जाए। बिल्कुल आज ही, नेक काम में देरी क्यों। मेरे कथन पर पत्नी ने कहा, मोहिनी बाई नेक, ईमानदार व सेवा भावी है, इसलिए पैसे लेकर भागने वाली नहीं है। ठीक कहती हो, मैंने सहमति व्यक्त की। मोहिनी बाई अपनी उधार राशि चुकता हो जाने पर बेहद खुश दिखी। उन्होंने मुझे व पत्नी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। मैंने एक दिन उन्हें पूछा, बाई जी एक बात बताओ, तुम्हारे दोनों बेटे क्या कुछ भी नहीं करते? क्या उन्हें हलवाई का काम नहीं आता? मोहिनी बाई बोली, आता है, पर दुकान नहीं रही। ठेले पर कभी फल बेचते हैं तो कभी सब्जियां। मेलों में बाहर कभी जलेबी या समोसे चाट के ठेले भी लगाते हैं, तो इनकम हो जाती है। इस तरह दाल रोटी जितना जुगाड़ ही हो पाता है। इस बीच मेरा स्थानांतरण बड़ौदा में से फतेहगढ़ हो गया और मुझे वहां शिफ्ट होना पड़ा। नई जगह धीरे धीरे रास आने लगी। पत्नी का ट्रांसफर भी किसी तरह फतेहगढ़ करवा लिया। बाबूजी ने भी मॉर्निंग वॉक के लिए अपना रूट तय कर लिया। जीवन नए स्थान पर उसी तरह एडजस्ट होने लगा। बड़ौदा की तरह फतेहगढ़ में भी मैं रोगियों से हॉस्पिटल व घर पर घिरा रहने लगा। बाबूजी व मोहिनी बाई को भी फतेहगढ़ का क्वार्टर अधिक माफिक लगा। यही नहीं, फतेहगढ़ सरवाड़ा से बोराड़ा की अपेक्षा आधी दूर पर ही था।
2 साल बीते। समय के पहिए ने मोहिनी बाई के सरवाड़ा स्थित घर में सैन्य सैन्य विकास के द्वार खोल दिए। उनके घर में बिजली पानी के कनेक्शन लग गए, फिर टॉयलेट भी बना गया। यद्यपि पानी बिजली के बिल भी मोहिनी बाई को ही भरने पड़ते, जबकि उनका उपभोग बेटे करते थे। खर्च के नाम पर दोनों बेटे हाथ खड़े कर देते। बाबूजी इन दिनों बीमार रहने लगे थे। इस बार बीमारी से ठीक होने के बावजूद वे उठ न सके और उन्हें अजमेर स्थित बंद पड़े घर में लाना पड़ा, जहां उनके प्राण पखेरु उड़ गए। 88 वर्षीय बाबूजी सदा वेदाध्ययन में लीन रहे। वे अंतिम समय में अपनी प्रसन्नता से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर दुनिया छोड़ने का कोई गम नहीं था, न ही कोई शिकन। इस बात का संतोष था कि उन्होंने अंतिम सांस अपने घर में ली है, हॉस्पिटल में नहीं। 15 दिनों तक मोहिनी बाई ने अजमेर में रह रही अपनी बेटी को बुलाकर चाय नाश्ता खाना बनाने का जिम्मा सौंप दिया था। इस बार भारी मन से फतेहगढ़ लौटना पड़ा, जहां अब बाबूजी न थे, जिनकी उपस्थिति मात्र ही मुझे संबल प्रदान करती थी। मुझे माँ व परिवार को अजमेर छोड़कर बीच में ही फतेहगढ़ आना पड़ा था। बाबूजी के कमरे में घुसने पर मैंने उस स्थान को छुआ जहां बाबूजी खाना खाते थे। मेरी आंखें भर आई। तभी मेरी दृष्टि उनकी 2 चीजों से टकराई जो एक कोने में पड़ी थी, बाबूजी की स्टिक व चप्पलें। मैंने बड़े जतन से स्टिक व चप्पलों को अपने हाथ में उठा लिया और फुट फुट कर रोने लगा। बाबूजी इन्हीं चप्पलों को पहनकर वह स्टिक को लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। बाबूजी को अर्धमूर्छित अवस्था में फतेहगढ़ से अजमेर ले गए थे, तो ये दोनों चीज यहीं छूट गई थी। महीने भर बाद अजमेर स्थित मकान के ताला लगाकर हम सब फतेहगढ़ लौट आए थे। माँ ने भी मेरा अपनी बहू पोती व मोहिनी बाई का हौसला पाकर बाबूजी के बिना जीना सीख लिया था। 2-3 साल फिर बीते। मोहिनी बाई को अपने दोनों बेटों की शादी की चिंता होने लगी थी, लेकिन बिना काम धंधे के बेटी कौन देता। मोहिनी बाई का बैंक बैलेंस भी अब करीब 2 लाख तक पहुंच गया था। उन्होंने इस राशि से मकान में फ्रिज, टीवी, कूलर, बेड कुर्सियां तथा अन्य आवश्यक सामान खरीद लिए तथा दोनों बेटों को 10-10 हजार की राशि धंधे को जमाने के लिए दे दी। दोनों के धंधे में सुधार हुआ तो मोहिनी बाई ने चैन की सांस ली। अब लड़की ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो गया था। एक दिन उन्होंने माँ से वादा कर कहा, बुआ जी, मेरे दोनों बेटे भले लाखपति बन जाएं, आप जब तक जियोगी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ ने भीगी आंखों से कहा, मोहिनी, तुझसे मेरा रिश्ता इस जन्म का ही नहीं, शायद पिछले जन्म का भी रहा होगा। अन्यथा मेरी सेवा में बहू की नौकरी भी छूट जाती। मैं लाचार जरूर हूँ, जो पैरों से चल नहीं सकती, लेकिन भाग्यशाली भी हूँ जो मुझे बहू के हाथ की गरम गरम रोटियां मिल रही हैं। और तो और वह सब्जियां भी मुझसे पूछ पूछ कर बनाती है। जो कुछ कमी थी वह भी तेरे रूप में पूरी हो गई है। मोहिनी बाई भावावेश में बोली, बुआ जी, आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपको ऐसी बहू मिल गई, वरना आज के जमाने में तो बेटे की शादी करना भी जुआ खेलने की समान है। कौन जाने मेरी बहुएं कैसी आएंगी, और मैं आपकी सेवा में न आती तो न मालूम मेरी क्या गत हुई होती। पिछले 5 सालों में भला हो डॉक्टर साहब का, जो मेरे घर की दशा बदल गई, वरना न तो मैं रहती न मेरा घर। इस बीच बिटिया भी अपनी दादी के पास आकर बैठ गई थी। क्या बात है दादी जी, सब ठीक तो है ना? बिटिया ने पूछा तो माँ बोली, देख मोहिनी, मेरी पोती मुझसे आते जाते मीठे स्वर में बोलती है तो मन कितना खुश हो जाता है। हे भगवान, मेरी इस पोती का कल्याण करना, इसे कभी दुख न पहुँचे हे प्रभु। माँ ने वात्सल्य से अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा तो वह भी अपनी दादी से लिपट गई और बोली, दादी जी, शिवरात्रि आने वाली है, उस दिन आपका जन्मदिन भी है। बताओ क्या बनाएं आपके लिए? पापा कह रहे थे कि आपको इमरती बहुत पसंद है। इस बार जोधपुर से आपके लिए पापा इमरती व फीनी मंगवाएंगे। मिर्ची बड़े तो मम्मी घर पर ही बनाएगी। माँ रो दी, बोली, जब तेरे दादाजी जीवित थे तो हमेशा कचौड़ी बनवाते थे, उनको बहुत पसंद थी कचौड़ियाँ। दादी जी, पापा की पसंद एक जैसी है, दोनों को मिर्ची पसंद नहीं है ना, और आपकी मम्मी व मेरी पसंद एक जैसी, मिर्ची टमाटर के शौकीन जो है।
कहते हुए बिटिया हंस पड़ी। बिटिया के साथ माँ भी हंस दी, फिर अपने आंसू भी पूछे। दादी जी, बिटिया ने कहा, एक बात कहूँ, आप रोया मत करो, बस हमेशा हंसती रहा करो। आप हंसती हो तो यह घर भी हंसता है, जो रोती हो तो इस घर की दीवारें तक उदास हो जाती हैं। अच्छा बिटिया, नहीं रोऊंगी, बस सदा खुश रह तू, माँ बहुत आत्मीयता से बोली। संयोग से मेरी पदोन्नति हो गई और मेरा पदस्थापन सरवाड़ ही हो गया। यह सुखद था माँ के लिए भी और मोहिनी बाई के लिए भी। मोहिनी बाई के लिए तो बेटों के लिए अब बहू ढूंढना और भी आसान हो गया। अब वह जब चाहे घर जाकर आ सकती थी। अगले साल भर में मोहिनी बाई ने अपने दोनों बेटे की शादी कर दी। सामूहिक विवाह सम्मेलन में बावजूद अपनी सारी जमा पूंजी मकान के रंग रोगन व अन्य कार्यों में खर्च हो गई। बेटों की शादी के बाद भी मोहिनी बाई को निराशा ही हाथ लगी। यद्यपि वह हमारे यहीं रहती थी, लेकिन उनके घर की खबरें उन तक पहुंच जाती थी। उनकी दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसके साथ ही दोनों भाइयों ने भी परस्पर बोलना छोड़ दिया था। रसोई भी एक से दो हो गई, लेकिन लैट बात तो एक ही था। उसको लेकर ही झगड़ पड़ते थे। झगड़े बिना वजह होते थे। अब मोहिनी बाई की तीनों बेटियां अपने ससुराल से सरवाड़ आती तो हमारे घर आकर अपनी माँ से मिल लेती, लेकिन भाइयों के पास नहीं जाती थी, क्योंकि दोनों बहुओं को नंदों से कोई मतलब नहीं था। न तो वे उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछती और न ही बात करती। तीनों बेटियां मोहिनी बाई को अपना दुखड़ा सुना देती और मोहिनी बाई उनके लिए चाय नाश्ता बना देती या खाना खिला देती। साथ में कुछ पैसे उनके हाथ पर रख देती। हद तो तब हो गई जब राखी के लिए बहनें आई तो भाइयों ने राखी तो बंधवा ली, लेकिन बहनों के हाथ पर पैसे नहीं रखे। आखिर यह काम भी मोहिनी बाई को ही करना पड़ा। मोहिनी बाई ने माँ को आकर कहा, बुआ जी, मैंने बेटे पैदा करके धूल ही चाटी। घर में सब जरूरी सुविधाएं व महंगे सामान जुटा कर भी जो बहुएं इस घर की कुछ नहीं थी, आज वे मालकिन बन बैठी है। मैं राखी पर वहां एक दिन के लिए गई तो भी मुझे वह मेरी बेटियों को उन्होंने रोटी तक के लिए नहीं पूछा। मेरे रसोई के सामान व गैस सिलेंडर को भी कब्जे में लेकर हमें अंगूठा दिखा दिया। अरे, यदि ऐसा था तो वो बेटियां यहाँ आ जाते, जो इच्छा होती बना लेते, माँ ने कहा। बात वह नहीं बुआ जी, मैं आपके इस घर में जब तक हूँ तब तक तो ठीक, फिर क्या होगा मेरा। कहते हुए मोहिनी बाई के मन का गुब्बार आंसुओं के रूप में बाहर निकल आया। मैं उस समय परामर्श कक्ष में बैठा हुआ मोहिनी बाई को सुन रहा था। उनकी बात व रुदन को सुनकर मैं उनके पास आकर बोला, सुनो मोहिनी बाई, आप मेरे लिए माँ समान हैं। मेरी माँ की सेवा करते करते आप मुझे मेरी माँ जैसी ही लगती हो। मेरी बात को सुनकर वे फूट फूट कर रो दी। बोली, मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरे जाए भी पराए हो गए। मैंने कहा, आज आपको अपनी माँ के सामने कह रहा हूँ, हम लोग सेवानिवृत्ति के बाद जब अजमेर शिफ्ट हो जाएंगे, तब भी आप हमारे घर में बतौर माँ के रह सकती हो। मेरी माँ न रहे तब भी मोहिनी बाई फिर से सिसक उठी। बोली, बुआ जी, जब मेरे बेटे ही सगे न हुए तो अपनी बहुओं का रोना भी क्या रो। मत रो मोहिनी। माँ ने मोहिनी बाई के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, चिंता मत कर, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। हाँ बुआ जी, भगवान ने आप लोगों से मिलाकर मेरा साथ जो दिया है। मोहिनी बाई संतोष के साथ बोली और रोना भी बंद कर दिया। माँ ने इस बार कहा, देख मोहिनी, मेरी दोनों बेटियां, बड़ा बेटा बहू, मेरे देवर देवरानी व उनके बेटे बहू यहाँ जब कभी आते हैं तो तेरी सेवा भावना से प्रभावित होकर तेरी तारीफ करते हैं ना। सच कहूँ तो तू भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गई है और भगवान भी तेरे जैसे अच्छे लोगों का हमेशा साथ देता है। समय गुजरता जा रहा था। इस बीच मोहिनी बाई के पोते पोतियां भी हो गए थे। उन्हें गोद में लेकर वह खुश होती थी, लेकिन उसकी दोनों बहुओं में खटपट अब भी जारी थी।
कभी कभी तो बात पुलिस तक पहुंच जाती थी। एक बार तो सरवार थाना पुलिस ने दोनों भाइयों को शांति भंग करने के आरोप में थाने में बंद कर दिया था। फिर मोहिनी बाई ने मेरे नाम का हवाला देकर बेटों को थाने से छुड़वाया था। थाना हो या तहसील या उपखंड कार्यालय, मोहिनी बाई मेरा हवाला देकर अपना काम आसानी से करवा लेती थी। सबको पता चल गया था कि मोहिनी बाई कस्बे के चिकित्सालय प्रभारी की मां की सेवा में उनके घर पर ही रहती है। मोहिनी बाई के दोनों बेटे अपना अपना काम कर रहे थे और कमाई भी दोनों ने मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी, लेकिन दोनों की दुनिया अपनी पत्नी व बच्चे तक ही सीमित थी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनकी एक विधवा माँ व 3 बहनें भी हैं। आखिर एक दिन वह दुखद दिन आ गया जब शाम को माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और हम सब की उपस्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। माँ ने जीवन के अंतिम 12 वर्ष बिस्तर पर ही गुजारे थे, लेकिन हंसी खुशी उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर हम घर में घुमा देते थे। इस दौरान एक बार उन्हें मेरे भतीजे की शादी में जोधपुर ले गए थे और उससे पहले बाबूजी के निधन पर अजमेर। बाबूजी के जाने के 9 वर्षों बाद माँ की इस संसार से विदाई हुई थी। माँ के जाने का शायद सबसे अधिक दुख मुझे ही हुआ था, क्योंकि मैं चिकित्सालय समय के बाद हमेशा उनके बराबर वाले परामर्श कक्ष में उनकी आंखों के सामने रहता। वे लेटे लेटे भी मुझे अपने कमरे से देख सकती थी। उनके जाते ही उनका कमरा निष्प्राण हो गया था। मोहिनी बाई ने अपना वादा निभाया था कि वे मेरी माँ का सेवा कार्य छोड़कर उनके जीते जी नहीं जाएंगी, किंतु अब मोहिनी बाई की घरेलू परिस्थितियां देखते हुए हमने तय किया कि कम से कम वे 6 साल तक, जब तक हमारी सेनानिवृत्ति न हो जाए, प्रतिदिन अपने घर से सुबह आ जाएं व शाम को खाना खाकर घर चली जाएं। इस तरह उनके भरोसे हम निश्चिंतता से घर छोड़कर ड्यूटी पर चले जाते थे और लंच भी मोहिनी बाई ही तैयार करती थी। घर पर आने वाले रोगियों को जवाब देना तथा घर की देखभाल करना उनके ही जिम्मे था। वह अपना हर काम पूर्ण निष्ठा व दक्षता के साथ पूरी करती रही। शाम का खाना पत्नी ही बनाती थी और मोहिनी बाई को सर्वप्रथम खिलाकर घर भेजती थी। इस बीच उनकी बेटियां मिलने आती रहती और मोहिनी बाई अपनी पगार में से उनकी अपेक्षाएं पूरी करती रही। इधर हमारी सेनानिवृत्ति समीप आ रही थी और उधर उनके छोटे बेटे का दिमाग अपसेट हो गया। वह मानसिक रोगी बन गया था। यह मोहिनी बाई के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद एक और झटका उन्हें तब लगा जब उनकी छोटी बहू अपने पति को इस अवस्था में छोड़कर बच्चों सहित पीहर चली गई व वापस न आने का कह गई। अब बेटे को समय पर दवा देने व उसका दोनों समय खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। मोहिनी बाई टूट गई। जिस बेटे की शादी के लिए उन्होंने खूब हाथ पैर मारे थे, वह बहू मंझधार में उन्हें छोड़कर चली गई। यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक बन गई थी। मानसिक रूप से बीमार बेटे का धंधा छूट गया था। जिस बेटे ने माँ की उपेक्षा की, उसका दिल दुखाया। आज वही माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को माफ कर उसकी सेवा में जुटी थी। मोहिनी बाई का जो भी बैंक बैलेंस बचा था, वह बेटे के उपचार की भेंट चढ़ चुका था। ऊपर से हमारा भी सेवानिवृत्ति के साथ ही अजमेर शिफ्ट होना, हम असहाय से उन्हें देख रहे थे। अब न तो वे हमारे साथ जा सकती थी, न ही बेटे व अपने घर को छोड़ सकती थी। बड़े बेटे बहू से भी उन्हें कोई आशा न थी। 75 वर्ष की आयु में जब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, ऊपर से मधुमेह से पीड़ित मोहिनी बाई को दुर्भाग्य से ये दिन देखने बाकी थे। मोहिनी बाई आज से 15 साल पहले खाली हाथ आई थी। उन्होंने जो भी कमाया सब घर को संवारने व बेटों के धंधे पानी व विवाह में लगा दिए, लेकिन अपने शेष जीवन के लिए कुछ न छोड़ा था। अब तो उनका एकमात्र सहारा विधवा व वृद्धावस्था पेंशन ही थी। हमारी विदाई भी मोहिनी बाई के लिए कम कष्टदायक न थी। सरवार छोड़ते समय हमने उनके हाथ में 11,000 रुपये की तुच्छ राशि रखी तो वे फिर से रो पड़ी। मेरी तंद्रा टूटी। मैं अभी तक कुर्सी पर बैठा मोहिनी बाई के निधन की पीड़ा को आत्मसात कर रहा था।
भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इतना कहकर मैं भारी मन से उठ खड़ा हुआ। मोहिनी बाई अब वर्तमान नहीं रही, भूतकाल बन गई थी। मन के भीतर से आवाज उठी। एक थी मोहिनी बाई जिसने पूरा जीवन औरों की सेवा में बिता दिया, लेकिन मरते दम तक अपनी सेवा किसी से न कराई। धन्य हो तुम मोहिनी बाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।